चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फॉरगेट एवरीथिंग यू नो अबाउट सेल और बायोलॉजी। जस्ट फॉरगेट कि आपने कभी भी सेल के बारे में कुछ भी सुना है। आई वॉन्ट कि आप इस टॉपिक को एक छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, जिसने ना सेल का कभी नाम सुना है ना उसके बारे में कुछ पढ़ा है। बिल्कुल शुरू से जानेंगे कि सेल एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है अर्ली 17th सेंचुरी से। इस टाइम पे द पॉपुलैरिटी ऑफ लेंसेज वॉज इंक्रीजिंग। बहुत सारे साइंटिस्ट इनको डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करके डिफरेंट तरीके से यूज़ करने का ट्राई कर रहे थे। कुछ साइंटिस्ट जैसे गैलीलियो उन लेंसेज को टेलीस्कोप की फॉर्म में यूज़ करके दूर दूर के बहुत ही मैसिव प्लैनेट को देखने का ट्राई कर रहे थे। एंड सम वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। उनमें से एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर उस टाइम के सभी माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखा सकता था। सो लाइक एनी अदर क्यूरियस साइंटिस्ट, ही सॉ ऑलमोस्ट एनीथिंग ही कुड अंडर हिज माइक्रोस्कोप। उसके माइक्रोस्कोप के थ्रू एक छोटी सी मक्खी भी कुछ ऐसी दिखती थी। एक दिन रॉबर्ट हुक पार्टी करके अपने घर पहुंचे। समझ ही गए होंगे कौन सी पार्टी। उन्होंने अपनी बॉटल के ढक्कन को देखा, जैसा महंगी बोतलों के ऊपर होता है ना, वैसा वाला। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए। एंड उनको उसकी इमेज कुछ ऐसी दिखी। उसको उस कॉर्क में माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस जैसा दिखाई दिया। उस टाइम पे उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो हैं क्या। उसने सोचा कि दीज बॉक्सेस कंटेन दोज नोबल जूसेस। इसमें वो दिव्य पदार्थ है जिससे ये ट्री बना हुआ है। उस टाइम पे यार ऐसा ही होता था, जो चीज़ समझ में नहीं आती थी उसे पवित्र घोषित कर देते थे। एंड क्योंकि रॉबर्ट हुक पार्टी के सुरूर में थे, उन्हें इन बॉक्सेस को देख के सेल्स की याद आ गई। सेल्स वो रूम थे जिनमें मॉन्क्स रहते थे, तो उन्होंने इनका नाम सेल्स ही रख दिया। मजाक कर रहा हूँ भाई, रॉबर्ट हुक कोई नशे में नहीं थे। वो तो तुम्हें याद रहे इसलिए ऐसा बोला। अपनी टीचर को मत बोल देना ये जाके, बहुत पिटाई होगी। रॉबर्ट हुक ने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में ड्रॉ करके 1665 में पब्लिश कर दिया। उस बुक में बहुत सी चीज़ों की बहुत डिटेल ड्राइंग थी, विच वॉज रियली फैसिनेटिंग। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड द सेम टाइम एक और डच साइंटिस्ट थे, लीवनहुक, जो इसी टॉपिक पर काम कर रहे थे, बट वो रॉबर्ट हुक से अनजान थे। He also made his own microscope with very high magnification, which looked like this. उन्होंने जब अपने 8-10 दिन पुराने पेपर सूप को अपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको उसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे। उनको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे जानवरों की तरह लगे, इसलिए उन्होंने उनका नाम एनिमाकूल्स रखा, मतलब छोटे छोटे जानवर। He looked at many different things under his microscope. He even looked at his dental scrapings. And उनको almost इन सभी चीज़ों में वो छोटे छोटे जानवर यानी एनिमाकूल्स दिखे। Now he wrote a letter to the Royal Society. उसमें उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा। He said कि I have seen a lot of small microscopic animalcules in my pepper soup. He said कि not only in my soup, in almost everything I look, I find a whole new universe of these microscopic animals, and there are so many of them. अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे रॉबर्ट हुक भी रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे। देख रहे हो कोइंसिडेंस? सो नाउ द मेंबर्स ऑफ रॉयल सोसाइटी आस्क्ड रॉबर्ट हुक टू वेरीफाई द ऑब्जर्वेशन ऑफ लीवनहुक। भाई ऐसे ही विश्वास थोड़ी ना कर लेते। Robert Hooke failed many times, but finally became successful to replicate Leeuwenhoek's experiment and see microorganisms
इन पेपर वाटर। अभी तक लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि हमारे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अलावा, यानी हमारे जानवर, पौधे, पेड़, इंसान, इन सब के अलावा भी एक अलग छोटे छोटे जानवरों की, यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक अलग दुनिया बसी हुई थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारी आंखों से भी नहीं दिखते, की एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगी। क्यों यार, है ना ये इंटरेस्टिंग स्टोरी? तो चलो, जो अब तक हमने पढ़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क में छोटे छोटे बॉक्सेस देखे जिसका उन्होंने नाम रखा सेल्स। एंड साथ ही लीवन हुक ने अपने एनिमल्स को देखा। इसके बाद यार अगले 200 साल तक इस फील्ड में कोई मेजर डिस्कवरी नहीं हुई। बट 200 साल बाद मिस्टर शील्डन ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव स्टडी की। बहुत ही केयरफुल स्टडी के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। ध्यान से सुनना दोस्तों इस कंक्लूजन को, बिकॉज ये कंक्लूजन सेल थ्योरी की बुनियाद रखने वाला था। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम लीफ टू स्टेम टू रूट्स वर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल बॉक्सेस, जो कि खुद में भी जिंदा थे। इसका मतलब कि एक ट्री जो लिविंग कंसीडर किया जाता था, खुद भी बिलियंस ऑफ छोटे छोटे लिविंग बॉक्सेस से बना हुआ था। ये वही बॉक्सेस थे जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल्स का नाम दिया था। बट उन्हें ये नहीं पता था कि दीज बॉक्सेस और सेल वर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। शील्डन ने कंक्लूजन दिया कि ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिमिलरली अराउंड उसी टाइम थियोडोर शवान, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, उन्होंने एक सेम कंक्लूजन निकाला बट एनिमल्स के लिए। उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल पार्ट्स ऑफ ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब शील्डन एंड श्वान ने साथ मिलके ये कंक्लूजन निकाला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट, फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स to the microscopic organisms which the Leeuwenhoek saw, are made up of cells. Together they formed the cell theory. उन्होंने उसमें 2 लॉज दिए। फर्स्ट कि all living organisms are made up of 1 or more cells। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीवनहुक ने अपने माइक्रोस्कोप में देखे थे वो 1 सेल से बने हुए थे। एंड जो बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक कैट्स, डॉग एटसेट्रा, बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। एंड सेकेंड लॉ वाज द सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल वो सबसे छोटी चीज़ है जो लिविंग है। इससे छोटी कोई भी चीज़ इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग। दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जस्ट इमेजिन how beautiful these laws are. These laws made the foundation of biology. एक और साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने सेल थ्योरी में एक थर्ड लॉ ऐड किया। उन्होंने कहा ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले। इसका मतलब है ऑल न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, the history of cell discovery. Thank you. हमें पता है कि the cell forms structural and functional unit of all living organisms. मतलब they form their basic structure and perform all their functions. But the number of cells are different in all organisms. कुछ बहुत छोटे छोटे creatures जैसे अमीबा are made up of just 1 cell. In creatures में a single cell forms an entire organism capable of performing all functions essential for life, from eating food, drinking water, growing in size, clearing up the waste material and making more of itself. These are known as unicellular organisms. मतलब वो organisms जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। Some other example of unicellular organisms are Chlamydomonas, Paramecium and bacteria.
कैसे इतना छोटा सा सिर्फ एक सेल से बना हुआ क्रिएचर ये सब काम कर सकता है इज रियली फैसिनेटिंग। ऑन द अदर हैंड, बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। लार्जर द ऑर्गेनिज्म, more the number of cells. These are known as multicellular organisms, means organism made from more than one cell. These cells are so tiny कि blood की एक single drop में 200 million cells होते हैं, and the number of cells in your brain are more than the number of stars in this universe. इन organisms में बहुत different type के cells present होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। लाइक ब्रेन में जो सेल्स प्रेजेंट हैं दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू थिंक। मसल में जो सेल्स प्रेजेंट हैं दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू मूव। एंड द सेल्स इन द स्किन प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी एक्सटर्नल डैमेज। बट एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऑल दीज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर वंस मेड अप ऑफ वन सिंगल टाइनी सेल। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट started its life as a single cell. That single tiny magical cell kept on dividing many times, eventually giving rise to an entire organism. That single cell gave rise to all other cells of that organism. हर living organism cell से बना हुआ है. But what is a cell made up of? अब हम अपने ज्ञान की गाड़ी को सेल के अंदर लेके जाएंगे। अलग अलग सेल्स के अलग अलग शेप, साइज एंड फंक्शंस हो सकते हैं, बट ये सभी सेल ऑलमोस्ट सेम चीज़ों से बने होते हैं। आप लोग एक सेल को एक पानी से भरे बैलून की तरह इमेजिन करो। द वॉल ऑफ द बैलून इज लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, बोथ आर सेम थिंग्स। एंड बैलून के अंदर जो पानी भरा हुआ है इट्स लाइक द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। एंड उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस फ्लोट कर रहा होता है। द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। बट ये न्यूक्लियस क्या चीज़ है? न्यूक्लियस के अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एक ही बात है। आप लोग जेनेटिक मटेरियल को एक रूल बुक की तरह समझो, जिसमें वो सभी रूल्स लिखे हैं जिनको सेल फॉलो करता है। These rules decide what will be the shape of the cell, the size of the cell, and what will be the functions performed by the cell. Every single function of a cell is decided by this book of rules, which is called the genetic material or DNA. And अगर genetic material या फिर DNA, याद रखना दोनों एक ही बात है। एक book of rules है, then gene एक single rule है। मतलब जैसे बहुत सारे रूल्स मिलके एक बुक ऑफ रूल्स बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे जीन्स मिलके जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए बनाते हैं। एंड जैसा कि हमें रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, एवरी न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब एक सेल ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक सेल ने डिवाइड होके दो न्यू सेल्स बना दिए। इंटरेस्टिंग इजंट इट? क्योंकि अब जो दो न्यू सेल्स बने हैं उन दोनों को भी फंक्शन करने के लिए वो रूल बुक यानी डीएनए की ज़रूरत है। सेल डिवाइड होने से पहले इस बुक ऑफ रूल्स की एक कॉपी बना लेता है एंड दोनों सेल्स को एक एक कॉपी दे देता है। अब जब ये न्यू सेल्स ग्रो करके फिर से डिवाइड करते हैं, अगेन अ कॉपी ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल इज मेड एंड वन कॉपी इज गिवन टू ईच सेल। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड व्हेनेवर द सेल डिवाइड्स, ताकि हर न्यू सेल में वो रूल बुक प्रेजेंट हो। ये तो हो गई न्यूक्लियस की बात। नाउ लेट्स कम टू आवर सेकेंड कंपोनेंट, द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक मटेरियल जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द रूल बुक प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। हम आने वाली वीडियो में हर एक ऑर्गेनेली के बारे में इंडिविजुअली जानेंगे। बट जस्ट रिमेंबर, all these organelles, cytoplasm and the nucleus are dead parts. These things are not living. But when these things interact, they form a living cell.
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो पढ़ा था सब चीज़ें चाहे लिविंग हो या डेड एटम से बनी हुई है, बट ये आदमी इतनी देर से चलाए जा रहा है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। इससे पहले उन लोगों को ज़िंदगी पर से एंड पढ़ाई पर से विश्वास उठ जाए, उन लोगों को मैं बता दूं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं एंड सेल के सारे पार्ट्स उसकी ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एटम से बने हुए हैं। एटम इतने छोटे होते हैं कि एक सेल में 100 ट्रिलियन एटम्स होते हैं। अब सोचो, एक एवरेज इंसान में 15 ट्रिलियन सेल्स होते हैं एंड एक सेल में 100 ट्रिलियन एटम्स, तो एक इंसान में कितने एटम्स हुए? रहने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हम आज सेल के बारे में पढ़ेंगे नहीं, हम अपना सेल खुद बनाएंगे। अब कह तो दिया स्वैग में आके कि अपना सेल खुद बनाएंगे, बट शुरुआत कहाँ से करें? सेल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बाउंड्री बनानी पड़ेगी, वरना बिना बाउंड्री के उसके अंदर का सामान जाएगा कहाँ? बिना किसी आउटर कवरिंग के all the things which are present inside the cell will simply come out. जस्ट लाइक अगर मैं एक वाटर बैलून की वॉल हटा दूं, then all the water will come out. तो मतलब सबसे पहले बाउंड्री बनानी जरूरी है। तो बताओ, हम अपने सेल के लिए किस तरह की बाउंड्री बनाएं? क्या हम अपने सेल के लिए कुछ इस तरह की कंप्लीटली सॉलिड एंड रिजिड बाउंड्री बनाएं? बट फिर सेल के अंदर फूड, ऑक्सीजन एंड बाकी ज़रूरत का सामान कैसे पहुंचेगा? एंड सेल मूव, ग्रो एंड डिवाइड वगैरह कैसे करेगा? तो मतलब हमें अपने सेल के लिए एक रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल बाउंड्री बनानी पड़ेगी ताकि सेल ग्रो एंड डिवाइड कर सके। एंड हमें उसे इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि सेल की ज़रूरत का सामान सेल के बाहर से उसके अंदर आ सके एंड सेल के वेस्ट प्रोडक्ट्स उससे बाहर निकल सकें। बट रिमेंबर, हमारी बाउंड्री को लगभग उन्हीं सिलेक्टिव चीज़ों को सेल के अंदर एंटर करने देना होगा जिनकी सेल को ज़रूरत है। उनके अलावा बाकी सभी चीज़ें जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं है या फिर जो सेल के लिए हार्मफुल हो सकती हैं should not be allowed to enter the cell. This property of allowing only selective substances to enter the cell is known as selective permeability. तो अब हमने फाइनली अपने सेल के लिए एक परफेक्ट बाउंड्री बना ली। अब इस बाउंड्री में वो सभी बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो हमारी सेल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। दिस परफेक्ट बाउंड्री इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में आने वाली बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, तो अभी आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम वैसे भी नहीं करने वाले। आप लोगों की ज़िंदगी में चिंता करने वाले टॉपिक्स की कमी थोड़ी ना है जो आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में सोचोगे। अगर आप लोगों को नहीं पता, देन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन इस तरह से डिज़ाइंड है कि सेल की ज़रूरत की सभी चीज़ें उसे ईजिली क्रॉस कर सकती हैं, ऑक्सीजन कैन ईजिली कम इनसाइड द सेल। सेल इस ऑक्सीजन को यूज़ करके CO2 बनाता है जो सेल के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। सो दिस CO2 कैन अगेन ईजिली क्रॉस द बाउंड्री एंड कम आउट ऑफ द सेल। वाटर भी ईजिली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर या सेल के बाहर जा सकता है। बट ऑक्सीजन सेल के अंदर कैसे आती है? मतलब उसे कैसे पता चलता है कि मुझे सेल के अंदर जाना है? एंड सिमिलरली CO2 सेल से बाहर कैसे निकलती है? मान लीजिए कि हमारे पास एक रूम है जो कि एक ब्लैक कलर की वॉल से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 6 ऑरेंज कलर की एंड 2 ब्लू कलर की बाउंसिंग बॉल्स हैं जो पूरे एरिया में बाउंस कर रही हैं। सिमिलरली पार्ट बी में 6 ब्लू कलर की एंड 2 ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं। मतलब पार्ट ए में ऑरेंज कलर की बॉल्स ज़्यादा हैं
एंड पार्ट बी में ब्लू कलर की बॉल्स ज़्यादा हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव दिस ब्लैक बॉल फ्रॉम द मिडल ऑफ द रूम। ऐसा करने से दोनों ब्लू एंड ऑरेंज कलर की बॉल्स इस रूम में अपने रैंडम मोशन की वजह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? एंड अब हम अगर अपने पार्ट ए एंड पार्ट बी को देखें, देन बोथ ऑफ देम कंटेन 4 ऑरेंज एंड 4 ब्लू बॉल्स। मतलब 2 ऑरेंज बॉल्स हैव मूव्ड फ्रॉम पार्ट ए वेयर दे वर मोर इन नंबर टू पार्ट बी वेयर दे वर लेस इन नंबर। Similarly, 2 blue balls have moved from part B where they were more in number to part A where they were less in number. जब भी दो एरियाज के बीच में किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, देन वो सब्सटेंस या वो चीज़ अपने रैंडम मोशन की वजह से अपनी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करती है ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। This movement of substances from the area of their higher concentration to the area of their lower concentration is known as diffusion. जैसे पार्ट ए में ऑरेंज बॉल्स की कंसंट्रेशन पार्ट बी से ज़्यादा थी, सो बैरियर हटाने के बाद 2 ऑरेंज बॉल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया यानी पार्ट ए से अपने लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया यानी पार्ट बी में चली गई ताकि वो पूरे रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सेम रीज़न की वजह से 2 ब्लू बॉल्स पार्ट बी से पार्ट ए में मूव करी। हमारी डे टू डे लाइफ में हमें डिफ्यूजन के बहुत से एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। आपने कभी सोचा है एक इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती की खुशबू आप तक कैसे पहुंच जाती है? जब आप अगरबत्ती के एक पार्ट को जलाते हो देन उसके उस पार्ट में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो अगरबत्ती से बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। अगरबत्ती से बाहर निकलने के बाद वो मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड फाइनली पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एंड जब ये मॉलिक्यूल्स आपके नोज़ में एंटर करते हैं आप लोगों को अगरबत्ती की खुशबू आती है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। एक इंक के ड्रॉप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जब इस इंक की ड्रॉप को एक पानी से भरे ग्लास में डालें देन ये सभी मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज करके पूरे ग्लास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देयरफॉर द कलर ऑफ वाटर चेंजेस। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर सेल। अब मान लो कि स्टार्टिंग में सेल के अंदर एंड सेल के बाहर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बराबर है। अब वी नो कि सेल इस ऑक्सीजन को यूज करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का नंबर सेल के अंदर बाहर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। एंड जैसा कि अभी हमने देखा था कि जब भी 2 कंपार्टमेंट्स के बीच में किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाती है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए दैट सब्सटेंस मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। इसलिए अब ऑक्सीजन सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाएगी, मतलब ऑक्सीजन विल डिफ्यूज फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। अब जो ये ऑक्सीजन सेल के अंदर आई है इसे फिर से सेल CO2 में कन्वर्ट कर देगा। फिर से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो जाएगी एंड ऑक्सीजन सेल के बाहर से उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगी एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ until the cell dies. That's why oxygen always keep on diffusing inside the cell. अरे भाई CO2 के बारे में तो बताया ही नहीं। अरे भाई बता रहा हूँ थोड़ी ठंड पा। क्योंकि सेल ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट कर देता है, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीजेज इनसाइड द सेल। अब बताओ अगर सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है एंड बाहर कम है तो CO2 कैसे मूव करेगी? CO2 will move outside the cell. This process will also keep on repeating itself.
तो चलो भाई, ऑक्सीजन एंड CO2 का तो समझ में आ गया, बट ये वाटर सेल के अंदर बाहर कैसे मूव करता है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि वार्म सॉल्टी वाटर से गागल्स करने से गले का पेन कैसे ठीक हो जाता है? या फिर जब हम किशमिश को पानी में रखते हैं तो वो स्वेल कैसे कर जाती है? एंड सैलेड्स में सॉल्ट डालने के कुछ टाइम बाद उसमें से पानी कैसे निकलने लग जाता है? एंड हमारे पिकल्स एंड जैम कई मंथ्स तक खराब क्यों नहीं होते, जबकि हमारे बाकी फूड आइटम्स इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं? बट आज का हमारा टॉपिक तो सेल के अक्रॉस वाटर मूवमेंट का है ना, तो इन सब का उससे क्या रिलेशन? ये सब आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया। अब हमने पार्ट ए में 1 स्पून शुगर डाला एंड पार्ट बी में 3 स्पून शुगर डाला। एंड क्योंकि हमने पार्ट बी में ज़्यादा शुगर डाला है एज कम्पेयर टू पार्ट ए, सो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज मोर इन पार्ट बी, या फिर सिंपली कहें तो पार्ट बी इज मोर कंसंट्रेटेड देन पार्ट ए। एंड क्योंकि पार्ट बी पार्ट ए से ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, पार्ट बी में ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं एज कम्पेयर टू पार्ट ए। एंड जिस मेम्ब्रेन से हमने इस कंटेनर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। दिस मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, मतलब ये मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर को तो इजीली क्रॉस करने देती है, बट मोस्टली सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर एंड सॉल्ट्स इसे क्रॉस नहीं कर पाते। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि शुगर के मॉलिक्यूल्स तो पार्ट बी से पार्ट ए में डिफ्यूज नहीं कर सकते, बट पानी तो पार्ट ए से पार्ट बी में जा सकता है ना। सो नाउ वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पार्ट ए टू पार्ट बी, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन पार्ट बी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ solution of lower solute concentration to a solution of higher solute concentration through a semi-permeable membrane is known as osmosis. अरे भाई, इन सब का सेल से क्या रिलेशन? हाँ भाई, बता रहा हूँ। खैर, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट्स ऑल्सो सेमी परमिएबल, मतलब सेल के अंदर पानी का आना जाना भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। सेल के अंदर 3 वेज से वाटर का मूवमेंट हो सकता है। फर्स्ट केस में हमने अपने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन हमारी सेल की कंसंट्रेशन से कम है। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इस केस में वाटर विल मूव इनसाइड द सेल एंड द सेल विल स्वेल। सेकेंड केस में हमने अपने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन सेल से ज़्यादा है, यानी एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल एंड द सेल विल श्रिंक। थर्ड केस में हमने अपने सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर की कंसंट्रेशन के बराबर है। तो अब बताओ क्या होना चाहिए? यस, अब ना वाटर सेल के अंदर जाएगा ना ही बाहर, मतलब सेल का साइज सेम रहेगा। एंड ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब हम आप लोगों को ऑस्मोसिस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। अब हम उन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में पूछे थे, बिकॉज व्हाट इज यूज ऑफ साइंस इफ इट हैज नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सैलेड में सॉल्ट डालने के कुछ टाइम बाद उससे पानी कैसे निकलने लग जाता है। जब हम फ्रूट्स के ऊपर सॉल्ट डालते हैं तो वहाँ एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट बन जाता है। और भाई, हमारे फ्रूट्स भी तो सेल से ही बने होते हैं। एंड जैसा कि हमने देखा था कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल्स स्टार्ट टू लूज वाटर, तो अब हमारे फ्रूट्स के सेल से वाटर बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। एंड सैलेड खत्म होने के बाद उस पानी को पीने में अलग ही मज़ा आता है। बट रिमेंबर, सॉल्ट डालने के बाद सैलेड को ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं चाहिए एंड उसे जल्दी से खा लेना चाहिए, वरना उससे बहुत सारा वाटर बाहर आ जाएगा एंड उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। एंड अगर आप स्कूल में फ्रूट सैलेड लेके जाते हो
तो उसमें घर पे सॉल्ट ना डालें, वरना जब तक आपका लंच टाइम होगा आपके फ्रूट्स पानी में फ्लोट कर रहे होंगे एंड वो सॉफ्ट होके ख़राब हो जाएंगे। बट रेजन्स पानी के अंदर स्वेल कैसे कर जाते हैं? किशमिश बहुत मीठी होती है बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी शुगर प्रेजेंट होती है। मतलब रेजन्स आर हाईली कंसंट्रेटेड एंड बिकॉज रेजन्स में हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है, जब आप उसे वाटर में रखते हो then slowly and slowly water start entering inside raisins and that's why they swell up. Now let's discuss कि pickles and jam इतने लंबे टाइम तक खराब क्यों नहीं होते? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब दादी या मम्मी घर पे अचार बनाते हैं तो उसमें खूब सारा सॉल्ट डालते हैं। सिमिलरली जैम में शुगर डालते हैं। ऐसा करने का रीज़न बस उसका टेस्ट बढ़ाना नहीं होता। सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्यूट्स, तो बहुत सारा सॉल्ट एंड शुगर डालने से और पिकल एंड जैम बिकम हाईली कंसंट्रेटेड। एंड रिमेंबर, जब हम किसी सेल को हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में रखते हैं देन उसमें से वाटर बाहर आने लग जाता है एंड द सेल श्रिंक्स। तो अब अगर कोई बैक्टीरियल सेल या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पिकल या जैम के अंदर ग्रो करने की कोशिश करता है तो पिकल एंड जैम की हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से उसके सेल से वाटर बाहर निकलने लग जाता है। इस वजह से हमारे पिकल्स एंड जैम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते एंड देयरफॉर हमारे पिकल एंड जैम बहुत लंबे टाइम तक खराब नहीं होते। तो रिमेंबर, जब भी आप घर में अचार या जैम बनाएं तो उसमें प्रॉपर सॉल्ट एंड शुगर डालना ना भूलें, वरना वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। आप लोग तो ये बात अब पढ़ रहे हो बट आपकी दादी या नानी को ये बात बिना पढ़े ऑलरेडी पता होगी। वार्म सॉल्टी वाटर से गार्गल करने से आपका थ्रोट पेन कैसे ठीक हो जाता है, फॉर दैट यू हैव टू वॉच अ स्मॉल वीडियो हुज लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब। You know, things become more interesting when we see them from a practical point of view. तो चलो भाई, ऑस्मोसिस तो हमने कर लिया डिस्कस, बस अब एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करते हैं। आप लोगों के दिमाग में कभी ये बात आई है कि प्लांट्स इतने स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड क्यों होते हैं? इसका राज छुपा है प्लांट्स के सेल्स में। प्लांट के सेल्स के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक स्ट्रॉन्ग रिजिड वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये वॉल प्लांट सेल्स के लिए एक कवच का काम करती है एंड उन्हें सॉलिड एंड रिजिड बनाती है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स भी इतने सॉलिड एंड रिजिड होते हैं। बट रिमेंबर, सेल वॉल वाटर, फूड एंड बाकी सॉल्यूट्स को बहुत इजीली क्रॉस करने देती है। अगर हम एक प्लांट सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी रख दें तो भी एक आउटर रिजिड वॉल होने की वजह से सेल ज़्यादा स्वेल नहीं कर पाते। मतलब सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी बर्स्ट नहीं होते। इससे याद आया कि हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करनी थी। आप लोगों ने एक लाइन बहुत बार सुनी होगी कि बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग बट द सेल वॉल इज डेड। मुझे याद है हमने 9th क्लास में ये बहुत बार सुनी थी। You know the reason our teachers say कि cell wall is dead and plasma membrane is living is because जो हमारी सेल वॉल होती है उसका फंक्शन बस सेल को चारों तरफ से कवर करके उसको प्रोटेक्ट करना है। मतलब सेल वॉल के बिना भी सेल जिंदा रह सकता है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है जिनके बिना सेल जिंदा नहीं रह सकता। सो व्हेन वी से कि सेल वॉल इज डेड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग, वी सिंपली मीन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद में भी जिंदा है। सबसे छोटी लिविंग चीज़ होती है सेल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका एक पार्ट है। तो बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग कैसे हो सकती है? तो इट्स नॉट लाइक कि ये लाइन गलत है, आपको बस इस लाइन को लिटरली नहीं लेना है। आप एक दिन बचपन में गर्मियों की छुट्टियां मनाने अपने रिश्तेदार के घर जाते हो एंड वहाँ जाके जैसे ही आप अपना बैग रखते हो, आपकी मम्मी बिल्कुल एक्साइटेड होके बोलती हैं, बेटा तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी मम्मी जैसी हैं एंड दांत बिल्कुल पापा जैसे।
ये सुन के आपके दिमाग में लोचा हो जाता है एंड आप एक गहरी सोच में डूब जाते हो। इतने में आपका एक चौथी फेल रिश्तेदार बोलता है, बेटा ये सब तो डीएनए का कमाल है। आपने भी जीन्स, डीएनए ये सब बहुत बार सुना होगा, बट ये एग्जैक्टली होते क्या हैं ये आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल की कवरिंग यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मास्टर कंट्रोलर एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेल, द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का हेडक्वार्टर होता है। सेल कैसा दिखेगा, क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ये सब सेल का न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। अगर आप किसी ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस को देखोगे तो सबसे पहले आपको उसकी दो कवरिंग्स दिखाई देंगी जिन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब क्योंकि न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, हम न्यूक्लियस को डबल मेम्ब्रेन बाउंड कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि हमारा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट कर पाए, वरना बिना कम्युनिकेट किए न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल कैसे करता। इन होल्स को हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। तो चलो भाई, हमने अपने न्यूक्लियस को बाहर से तो देख लिया। नाउ लेट्स सी कि इसके अंदर ऐसा क्या राज छुपा है जो ये सेल को कंट्रोल कर पाता है। न्यूक्लियस के अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट होता है। यही डीएनए सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एक्चुअली सेल के डीएनए के ऊपर बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं। यही रूल्स डिसाइड करते हैं कि सेल की शेप कैसी होगी, उसका साइज़ कैसा होगा, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, कब डिवाइड करेगा एंड कब मर जाएगा। एवरी सिंगल एक्टिविटी ऑफ द सेल इज़ डिसाइडेड बाय दीज रूल्स रिटन ऑन द डीएनए। मतलब डीएनए हमारे सेल्स के लिए एक रूल बुक का काम करता है। डीएनए पे जो रूल्स लिखे होते हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं। 1 जीन इज इक्वल टू 1 रूल। ओह, तो अब पता चला न्यूक्लियस का क्या राज है। न्यूक्लियस डीएनए में प्रेजेंट जीन्स की हेल्प से सेल को कंट्रोल करता है। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? बट यार, डीएनए तो हमारी सेल की शेप, साइज एंड फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है ना, बट हमारे सेल से हमें क्या मतलब? अरे भाई, हम सब भी तो पूरी तरह से सेल से ही बने होते हैं ना। तो अगर डीएनए हमारे सेल्स की हर एक चीज़ कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि डीएनए हमारी बॉडी की भी हर एक चीज़ कंट्रोल करता है। आप कैसे दिखते हो, आपकी हाइट क्या है, आपकी नोज़ कैसी दिखती है, एवरी सिंगल थिंग अबाउट यू इज़ डिसाइडेड बाय द डीएनए प्रेजेंट इनसाइड योर सेल्स। बट यू नो, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ऐसे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए कुछ स्ट्रक्चर्स के अराउंड फोल्ड होके कुछ थ्रेड्स फॉर्म कर लेता है। इन थ्रेड्स को हम क्रोमैटिन कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियस में क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसे फ्रीली उसमें नेकेड नहीं रहता। यू नो, न्यूक्लियस के अंदर एक जेल लाइक न्यूक्लियोप्लाज्म फील्ड होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फील्ड होता है ना, वैसे ही। एंड इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही हमारा क्रोमैटिन फ्लोट कर रहा होता है। चलो यार, जल्दी से समराइज़ करते हैं कि हमने अब तक क्या देखा, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्रोमैटिन की फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है। एंड इस डीएनए के ऊपर बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमारा सेल फंक्शन करता है। परफेक्ट। तो चलो अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन डिस्कस करते हैं। मान लो कि अब हमारा सेल डिवाइड करने का प्लान करता है। तो अब सेल की डिवीजन के बाद जो 2 न्यू डॉटर सेल्स बनेंगे उनको भी तो फंक्शन करने के लिए हमारी रूल बुक यानी डीएनए की ज़रूरत पड़ेगी। बट ये बेचारे गरीब सेल के पास तो एक ही रूल बुक है। तो बताओ क्या किया जाए? क्यों, है ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन? कोई नहीं, आप टेंशन ना लो, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे सेल के पास। जब भी सेल डिवाइड करने का प्लान करता है तो वो डिवाइड करने से पहले अपने जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए की एक कॉपी बना लेता है। और क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन की फॉर्म में, डीएनए की कॉपी बनाना मतलब क्रोमैटिन की कॉपी बनाना। तो चलो, अब डीएनए कॉपी हो गया है, अब इसे जल्दी से अलग अलग करके दोनों डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट अब एक और प्रॉब्लम है। सेल ने डीएनए को रेप्लिकेट तो कर लिया, बट अब इस रस्सियों के गुच्छे को अलग अलग करके डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? भाई, इस गुच्छे को सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड करने बैठा तो पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे। बट इसका भी सोल्यूशन है हमारे सेल के पास। जैसे जब आप लोग अपना घर शिफ्ट करते हो तो पहले सारे सामान को बॉक्सेस में डालकर पैक करते हो। ऐसे बिना पैक किए तो लेके जाना पॉसिबल नहीं है ना।
उसी तरह से अपना डीएनए कॉपी करने के बाद सेल डिवाइड होने से पहले अपने क्रोमैटिन की थ्रेड्स को पैक करके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट कर लेता है। जो न्यूक्लियस पहले ऐसा मेस्ड अप दिखता था, अब वो कुछ ऐसा नज़र आता है। अब सेल अपने डीएनए को क्रोमोसोम्स की फॉर्म में यानी पैक्ड फॉर्म में ईजिली डिवाइड करके दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। एंड जिस तरह से शिफ्ट होने के बाद हम अपने सामान को बॉक्सेस से निकालकर अनपैक कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे ऐसे पैक्ड फॉर्म में तो यूज़ नहीं कर सकते ना। सिमिलरली सेल की डिवीजन के बाद दोनों डॉटर सेल इन क्रोमोसोम्स को वापस से अनपैक करके क्रोमैटिन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, है ना हमारा सेल स्मार्ट। सेल की डिवीजन के बाद जो दो न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं उनका डीएनए एग्जैक्टली सेम होता है, क्योंकि भाई बने तो दोनों कॉपी करके ही है ना। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं एंड इनमें से हर एक सेल का डीएनए बिल्कुल सेम होता है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद आप इसका रीज़न सोचने की कोशिश करना, उसके बाद ही कंटिन्यू करना। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज वंस मेड अप ऑफ वन सिंगल टाइनी सेल। मतलब हम सब लोग जो अब ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, एक टाइम पे अपनी मदर की वूम में एक सिंगल सेल की फॉर्म में प्रेजेंट थे। वही सिंगल सेल पहले दो में डिवाइड हो जाता है एंड जैसा कि हमने देखा था इन दोनों का डीएनए बिल्कुल सेम होगा। ये दो सेल अब चार में डिवाइड कर जाते हैं एंड इन चारों का डीएनए भी बिल्कुल सेम होगा। सिमिलरली these cells keep on dividing many times, eventually giving rise to trillions of cells and forming an entire organism. एंड क्योंकि हमारी बॉडी के सभी सेल्स ओरिजिनली एक ही सेल से डिवाइड हो के बनते हैं, हमारे सभी सेल्स का जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है। उफ, थक गए ना? बस थोड़ा सा और, उसके बाद वीडियो ख़त्म। हमने डिस्कस किया था कि हमारा न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेचारे बहुत ही गरीब होते हैं एंड उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होती। उनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है। सच प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव सा है। ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं। जैसे बैक्टीरियाज प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोट्स के अलावा बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स के सेल का न्यूक्लियस प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। इन सब को हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो चलो भाई, हो गई वीडियो ख़त्म। अरे रुको, हमने जो चीज़ वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस की थी उसका आंसर तो मिला ही नहीं। यार एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चों में मम्मी एंड पापा दोनों का डीएनए प्रेजेंट होता है, मतलब बच्चों में मम्मी एंड पापा दोनों के मिक्स कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसलिए आपकी कुछ चीज़ें मम्मी जैसी हैं एंड कुछ पापा जैसी। इसके बारे में आप अगले साल और अच्छे से पढ़ोगे, सो जस्ट चिल। शिकारी, तो नेहा के पास दोस्ती के लिए गया था ना? की जवाब दिया उसने? अरे यार क्या बताऊं, उसने तो गंदी गंदी गालियां दे के ब्लॉक कर दिया मुझको। भाई ऐसा क्या बोला है तू उसे? अरे तुम दोनों कौन हो? फौजी, हम तो आपके पास पढ़ने आए हैं। ओ अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें फटाफट रिवाइज कराता हूँ कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा। इस चैप्टर की पहली वीडियो में हमने देखा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। फिर हमने डिस्कस किया कि हाउ सेल्स बिकम लिविंग। देन हमने सेल्स एंड उससे बनी हुई ब्यूटीफुल दुनिया के बारे में जाना एंड देखा कि एक सेल 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा मटेरियल है जो कि सेल के अंदर फील्ड होता है एंड इसके अंदर सेल का हेडक्वार्टर यानी उसका न्यूक्लियस फ्लोट कर रहा होता है। बट क्या बस यही चीज़ें इनफ हैं सेल को लिविंग बनाने के लिए? नो, एक सेल को लिविंग बनने के लिए उसे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। ये स्ट्रक्चर्स सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एंड इन स्ट्रक्चर्स को हम सेल की ऑर्गेनेलीज कहते हैं। जिस तरह से हमें ज़िंदा रहने के लिए अपनी ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारे सेल्स को ज़िंदा रहने के लिए अपनी ऑर्गेनेलीज की ज़रूरत पड़ती है। चल शिकारी, खुद सोच के बता कि एक सेल को लिविंग बनने के लिए उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होनी चाहिए? प्यार,
सबसे ज़रूरी है प्यार। प्यार के बिना भला कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है? अरे पागल हो गया है क्या? अरे पाजी इग्नोर करो इसे, आप ही बता दो। अजीब लोग हैं दुनिया में बड़े। खैर, सेल को फंक्शन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी। जिस तरीके से टीवी, फ्रिज, एसी, फ़ोन बिना किसी एनर्जी के सोर्स के नहीं चल सकते, उसी तरीके से सेल बिना एनर्जी के फंक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए भाई साहब सेल के पास अपना खुद का पावर हाउस होता है, एंड इस पावर हाउस को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से दो मेम्ब्रेन से कवर होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कवर करती है ना, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी खुद की दो पर्सनल मेम्ब्रेन होती हैं, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट करके अपने हिसाब से अपना काम कर पाए। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट फूड को लेकर उसे एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड ये एनर्जी के पैकेट्स सेल की ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? इन एनर्जी के पैकेट्स को हम एटीपी कहते हैं। समझ में आया शिकारी तुझे कुछ? अरे शिकारी कहाँ चला गया? तुम मुझे छोड़ के बड़ा पछताओगे। ओ मेरे देवदास, वापस आ जा इस दुनिया में। अरे भाई क्या हो गया है इसे? पाजी आप इग्नोर करो इसे। खैर, हमने अपने सेल को एनर्जी तो दे दी, अब बताओ उसे और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पाजी सेल के पास कोई फैक्ट्री भी तो होनी चाहिए ना, जहाँ सेल का सारा सामान बने। एग्जैक्टली, कुछ ऐसी ही फैक्ट्री होती है हमारे सेल के पास, एंड इस फैक्ट्री को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सेल की ज़रूरत का सारा सामान यहीं बनता है। हमारे सेल्स के अंदर दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए लिपिड्स बनाता है। लिपिड्स कुछ फैट जैसे मॉलिक्यूल होते हैं। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलीज के अराउंड प्रेजेंट मेम्ब्रेन मोस्टली लिपिड से ही बनी होती है। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए सामान सप्लाई करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही होता है, बट द डिफरेंस इज कि इसके ऊपर कुछ छोटी छोटी मशीन्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं मशीन्स की वजह से ये माइक्रोस्कोप के अंदर रफ सा दिखता है, इसीलिए इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन छोटी छोटी मशीन्स को हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स की हेल्प से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बनाता है। प्रोटीन्स सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एंड सेल के ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर सेल एक घर है तो प्रोटीन्स उसकी ब्रिक्स हैं। इंटरेस्टिंग राइट? अरे प्रोटीन्स तो खाने में भी होते हैं ना। मैंने सुना है कि जिम जाने वाले लोग बहुत सारे प्रोटीन खाते हैं। आज से मैं भी जिम जाऊंगा और बॉडी बनाऊंगा। हाँ शिकारी, सही कह रहा है तू। जैसा कि हमने देखा कि सेल के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड मसल सेल्स में तो स्पेशली प्रोटीन बहुत हाई अमाउंट में चाहिए होते हैं। इसीलिए जिन लोगों को अपना मसल का मास बढ़ाना होता है वो लोग डाइट में एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लेते हैं, ताकि उनकी मसल के सेल ग्रो कर पाएँ एंड उनकी अच्छी बॉडी बन पाए। क्यों, है ना ये इंटरेस्टिंग? यू नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जो कि आप देख ही सकते हैं, बट राइबोसोम्स के अराउंड कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ओके, तो हमने सेल में एक फैक्ट्री भी लगा दी। एक और ऑर्गेनेली है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होती है। इस ऑर्गेनेली का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनाए प्रोडक्ट्स को पैक करके उन्हें उनकी सही जगह तक पहुंचाना। इस ऑर्गेनेली को हम गोल्जाई एपरेटस बोलते हैं। ओके, तो अब तक हमने 3 ऑर्गेनेलीज देख ली। चल मोगली, बता हमारे सेल को और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? पाजी सेल के अंदर एक स्टोर हाउस और बना देते तो मज़ा आ जाता। अरे बिल्कुल बना देते हैं। सेल के पास जनरली एक स्टोर हाउस प्रेजेंट होता है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर जनरली छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं एंड प्लांट सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी तो 50 to 90% सेल वैक्यूल से ही भर जाता है। ऑब्वियसली वैक्यूल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं, वरना तो उनका सारा सामान बाहर निकल जाएगा ना। पाजी सेल के पास कोई सिक्योरिटी गार्ड भी तो होना चाहिए ना। अरे वाह शिकारी, सेल के पास एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से लाइसोसोम किसी भी फॉरेन मटेरियल जैसे कोई बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं।
लाइसोसोम में प्रेजेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी सेल की फैक्ट्री यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं एंड उसकी मेम्ब्रेन हमारी सेल का पैकर यानी गोल्जी एपरेटस बनाता है। लाइसोसोम सेल को बाहर के अटैक से तो बचाते ही हैं, पर अगर सेल की कोई ऑर्गेनेली ठीक से काम नहीं करती तो वो उसे भी डाइजेस्ट करके हटा देते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइसोसोम फूड की डाइजेशन में भी यूज़ होते हैं। एंड हाँ, अगर सेल ज़्यादा डैमेज हो जाए या फिर उसका जेनेटिक मटेरियल में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये लाइसोसोम बर्स्ट करके पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। मगर पाजी इसकी क्या ज़रूरत है? एक्चुअली क्या है ना कि जेनेटिक मटेरियल सेल का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है एंड अगर इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में कोई डिफेक्ट आता है तो सेल एक्सेसिवली डिवाइड करना स्टार्ट कर सकता है। ऐसा होने पे ये सेल कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है एंड बॉडी को हार्म कर सकता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए लाइसोसोम सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग राइट? ओके, तो इसी के साथ हमारी एनिमल सेल में प्रेजेंट सारी ऑर्गेनेलीज कंप्लीट होती हैं। चल मोगली, फटाफट रिवाइज करा दे कि अब तक हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि सेल को फंक्शन करने के लिए उसे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज की जरूरत होती है। ये ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म का पार्ट होती हैं। सबसे पहली ऑर्गेनेली जो हमने डिस्कस की वो थी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। फिर हमने बात की सेल की फैक्ट्री यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हमने देखा कि सेल में दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से ये सेल के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई राइबोसोम नहीं होते एंड वो लिपिड सिंथेसिस करते हैं। फिर हमने अपनी थर्ड ऑर्गेनेली गोल्जी एपरेटस की बात की, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनाए प्रोडक्ट्स को पैक करके अलग अलग जगह पहुंचाती है। फिर हमने बात की वैक्यूल के बारे में, जो कि स्टोर हाउस होते हैं सेल का। फिर हमने लाइसोसोम को देखा, जो कि सेल की सिक्योरिटी गार्ड एंड सुसाइडल बैग होते हैं। एंड पाजी, हमने जितनी भी ऑर्गेनेली डिस्कस की वो सारी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, सिर्फ राइबोसोम के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अरे वाह मेरे शेर, सीख शिकारी इससे कुछ। हमने जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज देखी वो सारी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें हमारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं उनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती। उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। इनमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ये सेल बहुत पुराने ज़माने टाइप के होते हैं, ये पूरी तरह जुगाड़ से चलते हैं। रिमेंबर, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इनके न्यूक्लियस के अराउंड भी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इनमें मेम्ब्रेन के नाम पे बस एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इंटरेस्टिंग राइट? चलो अब एक लास्ट ऑर्गेनेली और है जो आपको मोगली पढ़ाएगा। ठीक है पाजी, जो हमारी लास्ट ऑर्गेनेली बची है उसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट में दो तरह के प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कलरलेस प्लास्टिड। इनका काम होता है स्टार्च, ऑयल वगैरह स्टोर करना, जबकि क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड प्लास्टिड। अब बताओ मोस्टली प्लांट लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? उनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, एंड क्लोरोफिल ग्रीन होता है, इसलिए प्लांट भी ग्रीन होते हैं। जी हाँ, एंड ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि एक टाइप के क्रोमोप्लास्ट हैं। परफेक्ट, चलो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। शिकारी, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें भगा दिया। आई रियली वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं।